अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, उसमें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 में आपका जो है हम डिस्कस करेंगे सेल। उसका चैप्टर का नेम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी न्यू बुक में छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है इसका, लेकिन हम पुरानी बुक के अकॉर्डिंग इसके थोड़ा सा डिटेल इसको डिस्कस करते हैं। इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी ऑफ सेल के सेल कैसे डिस्कवर हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो हम टेक्निक्स पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो डिस्कवरी ऑफ सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले 1590 में इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप बाय डेविड जेनसन। 1590 में माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करवाया था किसने? डेविड जेनसन ने। और 1610 में गैलीलियो डिजाइन माइक्रोस्कोप। गैलीलियो ने डिजाइन की थी क्या? माइक्रोस्कोप। इन्वेंट करवाया था माइक्रोस्कोप को डेविड जेनसन ने, और उसको डिजाइन किसने किया था? उसको डिजाइन किया था गैलीलियो ने 1610 में। ठीक है, एक चीज बनाई गई, ठीक, और उसको जिस तरीके से डिश बने, मतलब कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं, खाना बनता है और उसको रिप्रेजेंट कोई और करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो उसका गैलीलियो हो गया, माइक्रोस्कोप को डिजाइन करने वाला। अच्छा जी, माइक्रोस्कोप की क्यों जरूरत है? क्योंकि सेल को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमेशा माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया कि वो बनी कैसे और उसको डिजाइन किसने किया। टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की टर्म थी पहली दफ़ा जो यूज़ की थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक इसका नाम था, अजीब सा बेचारे का। अच्छा जी, 1665 में इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोक। इसने किस चीज़ पे तजर्बा किया था? इसने कोक पे तजर्बा किया। कोक क्या है भाई? पार्ट ऑफ प्लांट है। क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है। कौन से प्लांट का पार्ट है ये? ओक ट्री का, जिसे हम बलूत के दरख्त भी बोलते हैं। ठीक है, बलूत के दरख्त कहते हैं ओक ट्री को। तो ये इसने क्या किया था? इसने उसके पीसेस किए, उस पार्ट को निकाला, और पीसेस करने के बाद यानी कि थिन स्लाइसेस किए, और फिर उसने देखा कि इसके अंदर जो है वो कुछ स्फेरिकल बॉडी उसे नज़र आ रही है। तो वो स्फेरिकल बॉडी को उसने नाम क्या दे दिया? उसने नाम दे दिया कि भाई ये क्या है? ये जो है वो सेल है। ठीक है, अब दूसरा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आए और उसने 1831 में, ये 1665 में इसने अपना वर्क किया, और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर स्फेरिकल बॉडी द न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी उसे नजर आ रही है, वो क्या कह रहे हैं उसे? उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। इन द सेल ऑफ ऑर्किड्स। और किस चीज़ का सेल था वो? ऑर्किड्स का। ऑर्किड्स भी क्या है? प्लांट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कॉक की बात करें, ये भी क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है, ऑक ट्री से लिया हुआ है, और ये भी क्या? ऑर्किड्स क्या है? प्लांट है। उसके बाद आए शेल्डन। शेल्डन और शेवान, आपने पहले 9th में भी इसको सुना होगा, पढ़ा होगा। और ये शेल्डन साहब आए। शेल्डन 1838 ऑब्जर्व प्लांट बॉडी मेक सेल। इसने क्या किया भाई? शेल्डन ने 1838 में आके ऑब्जर्व किया कि प्लांट की बॉडी भी किस चीज़ से बनी है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आए शेवान। शेवान 1839 ऑब्जर्व एनिमल बॉडी मेक सेल। शेवान ने कहा, क्योंकि वो क्या था? बॉटनिस्ट था। ये क्या था? शेवान जो है जोलॉजिस्ट था। शेवान ने देखा कि भाई 1839 में कि एनिमल की बॉडी भी किस चीज़ से बनी है? सेल से बनी है। शेवान ऑब्जर्व न्यूक्लियस अराउंड बाय अ फ्लूइड इन द सेल। शेवान ने जो है वो क्या किया? ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है? एक फ्लूइड मौजूद है सेल में। ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम जैसे आज बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल, फिर इन तमाम डिस्कशन के बाद सेल को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दी गया कि क्या है? सेल एज अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या है? ये फ्लूइड की तरह है, जेली लाइक कंडीशन है, ना पानी है ना फ्लूइड है, मिक्स है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। और वो किस में इनक्लोज्ड है? मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके ये देखिए इस तरीके से, जस्ट लाइक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है? इसके न्यूक्लियस है, सेंटर में प्रेजेंट, और इसकी सराउंडिंग में जो चीज़ मौजूद है वो क्या कहला रही है? साइटोप्लाज्म कहला रही है। इसी के से अगर ये एनिमल सेल है तो ये ऐसे ही रहेगा, और अगर ये प्लांट सेल है तो इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, वो क्या कहलाती है यहाँ पे? सेल वॉल। ठीक है,
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फ़र्क होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, मेन डिफरेंस जो उसमें है। अच्छा जी, लिविंग मटेरियल क्या है? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या है? लिविंग मटेरियल हम किसको कह रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के बाद जितना भी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। फिर क्या है? उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है। अच्छा जी, बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और क्या है? बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। वो तमाम हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो वो सारा क्या है? लिविंग मटेरियल है। और वो सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस वो क्या कहला रहा है? तमाम प्रोटोप्लाज्म कहला रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रोटोप्लाज्म की छोटी सी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जितना भी मटेरियल है वो तमाम, मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तमाम चीज़ क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, वो तमाम चीज़ें वो क्या कहला रही हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करें तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ऑल मटेरियल इनसाइड द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, सिवाय न्यूक्लियस के। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का तमाम हिस्सा क्या कहलाता है? वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, सिवाय न्यूक्लियस के, तो वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से एक और लफ्ज है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल विदाउट सेल वॉल। अब ये सेल नजर आ रहा है ना आपको, इसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये सेल हम इस वक्त क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो 3 टाइप्स आ गए इसकी, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तीनों आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को डिस्कस करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सेल हैं। जैसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये क्या है? सेल हैं हम। लेकिन ये क्या होते हैं? ये सेल की कैटेगरी में नहीं आ रहे होते, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो जिसे हम सेल बोलते तो हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते? वो सेल की कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद भाई रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन 1663। रॉबर्ट हुक ने जब सेल को नाम दिया उससे पहले उसने उसके अंदर देखा कि उसने क्या चीज़ कैलकुलेट की? ही कैलकुलेट ओवर 1 बिलियन ऑफ सेल इन अ क्यूबिक इंच ऑफ कॉर्क। उसने देखा कि जो कॉर्क प्लांट था ना, जो कॉर्क ट्री, मतलब जिसने स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क किया ना, तो उसने उस प्लांट में देखा कि 1 इंच क्यूब में 1 बिलियन सेल्स कैलकुलेट किए, ठीक है। इस रॉबर्ट हुक ने कितने किए भाई? 1 इंच में, 1 इंच क्यूब में, ठीक है, क्यूबिक कंडीशन थी, और उसके अंदर 1 बिलियन सेल को इसने क्या किया? कैलकुलेट किया। उसके बाद डिस्कस किया कि आ न्यू बोर्न ह्यूमन बेबी जो न्यू बोर्न होता है, जब नया पैदा होने वाला बच्चा है, तो उसके अंदर कितने होते हैं? 2 ट्रिलियन सेल्स। 2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है। एंड एडल्ट 60 ट्रिलियन सेल्स, और एडल्ट के अंदर कितने? 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। ब्लड डोनेट 5.4 बिलियन सेल्स। जब ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो कितने सेल्स आपके डोनेट हो जाते हैं? 5.4 बिलियन सेल जो हैं वो डोनेट हो जाते हैं। ईच डे ह्यूमन बॉडी रिप्लेस 1% सेल। ह्यूमन बॉडी जो है वो रिप्लेस करती है 1% सेल पूरा दिन में, ठीक है। उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अबाउट 600 बिलियन। वो कितने होते हैं? 1% सेल कितना होगा? 600 बिलियन सेल जो हैं वो हमारे, या कुछ सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, या सेल जो है डेड हो जाते हैं, उसकी जगह न्यू सेल आ जाते हैं। तो ये एक दिन में हमारे 600 बिलियन जो सेल हैं वो रिप्लेस होते हैं बॉडी में से। अच्छा, उसके बाद जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम कि शेल्डन चवान प्रोपोज द सेल थ्योरी। शेल्डन और चवान ने जो है वो प्रोपोज करवाई थी सेल थ्योरी को। उसने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। उन्होंने बताया कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज करते हैं एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उनको मतलब ये है अंडरस्टूड कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। बोथ एग्री दैट सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर। दोनों इस बात से एग्री कर रहे थे कि सेल जो है वो क्या है? डिनोवो स्ट्रक्चर है। अब डिनोवो क्या है?
डिनोवो का मतलब है कि ऐसा सेल जो कि नॉन सेलुलर मटेरियल से बने, ठीक है, नॉन सेलुलर या नॉन लिविंग मटेरियल से अराइज हो, वो क्या कहलाता है, डिनोवो स्ट्रक्चर कहलाता है। सेल अराइज फ्रॉम नॉन सेलुलर मटेरियल। उसके बाद इनके इस थ्योरी के पेश करने के बाद जो है थर्ड पॉइंट लेकर आए थे, वो लाए थे रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू ने अपना वर्क किया था 1855 में और एड अ थर्ड पॉइंट टू द सेल थ्योरी। उन्होंने तीसरा पॉइंट ऐड करवाया इस सेल थ्योरी में, क्योंकि शेल्डन शेवार्ड ने तो सिर्फ 2 ही ऐड करवाए थे, रुडोल्फ ने थर्ड पॉइंट ऐड करवाया सेल थ्योरी में। और उसने क्या कहा कि सेल कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो है, उसने कहा था, रुडोल्फ वर्चू का कहना था कि सेल कैसे अराइज होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं ना, यानी कि जो पुराने सेल है ना, वो क्या हो जाए, वो डिवाइड हो, तो फिर क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं। ये था रुडोल्फ वर्चू का कहना। इंशाल्लाह आपको डिस्कवरी ऑफ सेल समझ आया होगा। नेक्स्ट आपकी वीडियो में आपके साथ जो है इसकी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।